respected Superintendent Sir, medical officers of my CSC, all of my staff, colleagues, and August gathering present over here. आप सभी को मेरा सलाम। शहीदों का खून रंग लाया। जिस सरकार के राज में कभी सूरज नहीं डूबता था, ऐसी साम्राज्यवादी सरकार भी आखिर निहत्थे भारतवासियों के सामने झुक गई थी। एंड इंडिया गेन फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश एम्पायर ऑन 15 अगस्त 1947। बहनों भाइयों, मैं अपनी बात को आगे बढ़ाने के पहले 15 अगस्त 1947 का एक महान, एक प्यारा, हसीन सा कोइंसिडेंस आपसे शेयर करना ज़रूरी समझता हूँ। 15 अगस्त 1947 अगस्त का महीना था, रमज़ान का महीना था। 14-15 तारीख की रात की तारीख थी। 27वीं शब थी, शब कदर की रात थी। 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे का दिन था और जुमा अलविदा था। ये आज़ादी हमें उपहार में नहीं मिली है। ये आज़ादी हमें करो या मरो, भारत छोड़ो, मारो फिरंगी को, और इनकलाब जिंदाबाद की गर्जना करते हुए हमारे सैकड़ों हजारों देशभक्त जो फांसी के फंदे पर झूल गए, उनकी देन है। जिस देश में चंद्रशेखर, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, सुभाष चंद्र बोस, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे महान क्रांतिकारी और गांधी, पटेल, नेहरू, तिलक जैसे महान देशभक्त मौजूद रहे हों, उस देश को गुलाम कौन रख सकता है? दुश्मन की गोलियों का सामना हम करेंगे, हम आज़ाद रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे। ये खुला चैलेंज था पंडित चंद्रशेखर तिवारी का अंग्रेजों को। पंडित चंद्रशेखर तिवारी छोटी सी उम्र में, 16 साल की उम्र में, जब पहली बार मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना पड़ा, तो मजिस्ट्रेट ने आपका नाम पूछा, तो आपने अपना नाम पंडित चंद्रशेखर तिवारी नहीं बताया, कहा आज़ाद। मजिस्ट्रेट ने आपके पिता का नाम पूछा, तो पंडित सीताराम तिवारी नहीं कहा स्वतंत्र। मजिस्ट्रेट साथियों गुस्साया, गुस्से में उसने आपका पता पूछा, तो आपने मध्य प्रदेश के अलीराजपुर का भावर गांव नहीं बताया। गुस्से में आके कहा जेल खाना। मजिस्ट्रेट और गुस्सा आ गया, आग बबूला हो गया और गुस्से में आकर आपको 15 बेत लगाए जाने की कठोर सजा सुनाई। एक एक बेत पर खाल उधड़ आती थी। जज्बा देखिए, प्रेम देखिए देश के लिए कि हर बेत पर भारत माता की जय बोलते रहे। एक कानून और था, 5 बेत का 1 आना, 15 बेत का 3 आना जब उनके हथेली पर रखा गया, तो आपने उन पैसों को मजिस्ट्रेट के मुंह पर फेंक दिया और बाहर निकल गए। बनारस पहुंचते हैं, जहां उनका भव्य स्वागत होता है। इतने छोटे होते हैं कि मेज पे खड़ा करके स्वागत होता है, जोरदार स्वागत होता है, और तब से आपका नाम चंद्रशेखर आजाद पड़ा। साथियों, बड़ा ही लंबा हो जाएगा। चंद्रशेखर आजाद को भगत सिंह जी से बहुत प्यार था। ये भगत सिंह जी को बहुत प्यार करते थे, प्रेम करते थे। भगत सिंह जी को चंद्रशेखर कभी खोना नहीं चाहते थे। लेकिन असेंबली बम कांड के दौरान जब भगत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया, तो उनको उनके साथियों सुखदेव और राजगुरु के साथ फांसी की सजा सुना दी। चंद्रशेखर का प्यार उमड़ पड़ा। चंद्रशेखर चल दिए अपनी बिना परवाह किए हुए इलाहाबाद के लिए, जहां नेहरू जी अपने आवास पर मौजूद थे। वहां पहुंचते हैं, नेहरू जी से बात होती है कि फांसी की सज़ा को किसी तरह से रोका जाए, कुछ ना हो सके तो इस फांसी की सज़ा को उम्र कैद में तब्दील कराया जाए। लेकिन साथियों, बात बनती नहीं। ये गुस्से में बाहर निकलते हैं, घंटों बहस चलती है और गुस्से में बाहर निकलते हैं। कुछ बताते हुए, इनका तकिया कलाम था, 8 साल कहते हुए बाहर निकल जाते हैं। 27 फरवरी 1931 की तारीख थी, फ्राइडे का दिन था। चंद्रशेखर जी को एल्फ्रेड पार्क पहुंचना था अपने कुछ और साथियों से मिलने के लिए। चंद्रशेखर एल्फ्रेड पार्क पहुंचते हैं, लेकिन मुखबिरों की सूचना पर अंग्रेज इस महान क्रांतिकारी को एल्फ्रेड पार्क पे घेर लेते हैं और ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगती हैं। वहां भी दिलेरी देखिए कि अपने अंगरक्षकों को आदेशित किया कि तुम लोग यहां से निकल जाओ और अकेले मोर्चा संभालो। जब देखा मेरे पास आखिरी गोली बची है, तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कर लिया। दोस्तों, ऐसा ही प्यार हमें अपने प्रदेश के शाहजहांपुर के अशफाकुल्ला खान और बिस्मिल में देखने को मिलता है। एक बार अशफाक उल्लाह खान की तबीयत खराब हो गई, उनको दौरा पड़ गया।
उनके मुंह से राम राम निकल रहा था। अशफाक उल्लाह खान के माँ बाप आते हैं, कहते हैं बेटा आप मुसलमान हो, आप अल्लाह का नाम लो, लेकिन उस प्रेम के पुजारी को कुछ समझ में नहीं आता है। उनके मुंह से राम राम ही निकलता रहता है। इतने में रिश्तेदार आते हैं, माजरा देखकर हैरान हो जाते हैं। एक दोस्त आता है जो बताता है अरे ये राम प्रसाद बिस्मिल को याद कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे से बड़ी मोहब्बत करते हैं, ये उनको राम और वो इनको कृष्ण कहते हैं। वो जाता है राम प्रसाद बिस्मिल को बुला कर लाता है और अशफाक उल्लाह खान उनका चेहरा देखते साथ ही अरे राम तुम आ गए और तबीयत ठीक हो जाती है। साथियों, हमारे क्रांतिकारी, हमारे देशभक्त जेल में रहकर भी खाली नहीं बैठते थे। जेल में भी कविताओं का, शायरियों का, गीतों का, गज़लों का, देशभक्ति के गीतों का अंबार लगा दिया करते थे। जिन जेलों में कागज़ और कलम नहीं मिलता था, पत्थर से दीवारों पर लिख मारते थे, अपने नाखूनों में धार पैदा करके नाखूनों से कुरेद के लिख डालते थे। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है हमको, अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है। बहुत लंबी सी गज़ल है, छोटा सा टुकड़ा निकाह पिक्चर में लिया गया है, गुलाम अली साहब ने गाया है, लेकिन लिखा किसने है? अरे उसी महान क्रांतिकारी ने, उसी देशभक्त ने लिखा है और जेल में रहकर लिखा है, जिसने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया है। उन्नाव जिले का मोहान का रहने वाला मौलाना हसरत मोहानी, हमारे उस दौर के देशभक्त, हमारे उस दौर के देश प्रेमी सबसे ज्यादा इस नारे को पसंद करते थे, इनकलाब जिंदाबाद। और सबसे पहले इस नारे का इस्तेमाल भगत सिंह जी ने असेंबली बम कांड में बम फेंक कर किया। साथियों, इतिहास के पन्नों में अनगिनत ऐसी हस्तियों के नाम हैं जिनका जिक्र भी हमें कभी भूले से सुनने को नहीं मिलता। खान अब्दुल गफ्फार, सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी, जिन्होंने 95 साल की लंबी जिंदगी तो जी, लेकिन 45 साल जेल की काल कोठरी में बिताए। बहादुर शाह जफर एक ऐसा नाम है कि हिंदुस्तान का सम्राट कहा जाता था, जो अपने देश को, हिंदुस्तान को अपनी महबूबा की तरह मोहब्बत करता था। जब वो गिरफ्तार किया गया तो उसको रंगून भेज दिया और वहाँ पर उसने कैदी के रूप में आखिरी सांस ली और वहीं पर दफन कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, जब उसे यहाँ गिरफ्तार किया गया तो उसको अकेले नहीं, उसके 2 बेटों और एक पोते के साथ गिरफ्तार किया गया और अकेले अलग अलग सबको रख दिया था और खाने और पानी से भी कोसों दूर रख दिया था। हफ्तों 10 दिन बाद बहादुर शाह जफर से अंग्रेज पूछते हैं क्यों भूख लगी है, नाश्ता करोगे? तो अंग्रेज नाश्ता लाता है, बड़ी सी थाल होती है, कपड़ा ढका होता है, बुलाया जाता है बहादुर शाह जफर, आइए आपका नाश्ता आ गया, नाश्ता कर लीजिए। कपड़ा हटाया जाता है, सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, नाश्ते में क्या निकलता है? उसके 2 बेटे और एक पोते का तन से धड़ से अलग किया हुआ सर रखा था। लेकिन वो गिरफ्त में था, हाथ पैर नहीं चला सकता, तो उसने अपनी जबान से अंग्रेजों को तमाचा मारा था। जवाब दिया था कि हिंदुस्तान के बेटे अपने देश की खातिर सिर कुर्बान कर अपने बाप के पास इसी अंदाज में आया करते। उसने जवाब दिया था कि हिंदुस्तान के बेटे अपने देश की खातिर सिर कुर्बान कर अपने बाप के पास इसी अंदाज में आया करते। अफसोस कि आज इतिहास के पन्नों में सब दब के रह गए। साथियों, हमारा भारत देश आज इतने साल आज़ादी को हो जाने के बाद भी अपने सपनों को साकार नहीं कर पा रहा। हमें राष्ट्र की उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, प्रगति के लिए सांप्रदायिकता के जहर से हमेशा दूर रहना चाहिए। 15 अगस्त 1947 को उस महान जश्न में जो दिल्ली में मन रहा था, जिसे आज हम राष्ट्रपिता कहते हैं, मानते हैं और तब भी राष्ट्रपिता कहते थे, वो उस महान जश्न में शामिल नहीं हो पाए थे। वजह वही सांप्रदायिकता थी। दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर बंगाल के नुआखला में दंगा भड़का हुआ था और गांधी जी वहां पर अनशन पर बैठे थे। पटेल और नेहरू का खत जाता है कि आप हमारे राष्ट्रपिता हैं, 15 अगस्त 1947 हमारा पहला स्वाधीनता दिवस है और आप आकर जश्न में शामिल हों और हमें अपना आशीर्वाद दें। गांधी जी का खत आता है पटेल और नेहरू जी के लिए। लिखा होता है कि यहाँ कलकत्ता में दंगा भड़का हुआ है, ऐसे में मैं जश्न में आकर कैसे शामिल हो सकता हूँ? मैं यहाँ रहकर दंगा रोकने के खातिर अपनी जान दे दूंगा। एक और बात आपको बताना चाहूँगा कि अभी एक सर्वे में पता चला है, अभी हमारी सरकार ने हमारे ही लिए एक सर्वे कराया और उसमें ये उजागर हुआ है कि हमारे देश के युवाओं को स्वतंत्रता के बारे में ज़्यादा जानकारी
फिल्मों के माध्यम से मिलती है। और दूसरे नंबर पर आती हैं उसकी स्कूल की किताबें, जिन्हें वो सिर्फ मनोरंजन या जनरल नॉलेज समझता है। आज हम अपनी स्वतंत्रता की अहमियत को समझ पाने में सक्षम नहीं हैं। हम ट्विटर और फेसबुक पर अपने को अपडेट करके अपनी वास्तविक आज़ादी समझ रहे हैं। साथियों, बोलने को बहुत कुछ है, लेकिन आपका बहुमूल्य समय ज़्यादा ना लेकर 4 लाइनों का शेर आपके प्रस्तुत करते हुए आपसे विदा लूँगा। तो गौर फरमाइएगा। न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालय को जानते हैं, न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालय को जानते हैं। जो भूखे पेट होते हैं वो सिर्फ निवाले को जानते हैं। न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालय को जानते हैं। जो भूखे पेट होते हैं वो सिर्फ निवाले को जानते हैं। लाल और हरे में मत बांटो हमको, लाल और हरे में मत बांटो हमको। मेरी छत पे तिरंगा रहने दो, मेरी छत पे तिरंगा रहने दो।